Namaskar. In this video, we are going to discuss about the various charter acts which were sent by the English East India Company in the India. First of all, we have to know about the Charter Act of 1773, then 1793, then 1813, then 1833. And some of the major provisions of these charter acts are very important for exams. So let us discuss. फर्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये एक्ट सबसे पहले 1773 में लाया गया था। अब इसको रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं? रेगुलेटिंग मतलब ऐसा एक्ट जो कि कंट्रोल करता हो। अब किसके कंट्रोल करता हो? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ऑफिसर्स थे वो लोग करप्ट हो चुके थे और वे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को, उसके ट्रेड को ना देख करके पर्सनल ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाते थे। तो इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक रूल लेके आई और उसी को रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बोला गया, जो कि ब्रिटेन से बन के आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया। अब इसमें तो प्रोविजंस थे वो देख लेते हैं। 1773 में आ रहा है पहली बात। दूसरा है इंट्रोड्यूस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। बंगाल पे अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका है और उनको दीवानी राइट्स मिल चुके हैं 1765 के संधि के बाद से, जो ट्रीटी हुई थी इलाहाबाद की, उसके बाद से इनको वहाँ के अधिकार मिल चुके हैं। तो जो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो ज़्यादातर भारतीयों के सपोर्ट से चलाई जा रही थी और पिछले सिस्टम पे ही आधारित थी। पर इस एक्ट के बाद से बंगाल में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी बात है, ये फर्स्ट टाइम था जब ब्रिटिश जो थे इनको यह अधिकार दे दिया गया कि वो भारत के जितने भी मामले हैं उनको देख सकते हैं, यानी कि एक तरीके से भारत की सरकार को चला रहे हैं। तीसरी बात, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, अब उसके पोस्ट यानी कि उसका जो पद था उसका नाम चेंज करके कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब वो गवर्नर ना रह के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। साथ ही साथ जो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास इन दोनों से ऊपर था, यानी कि उन दोनों को इसकी बातों को मानना पड़ता था। ठीक है, उस वक्त 1773 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग बना था, पहला वाला। अब जो ये एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसमें गवर्नर जनरल अपनी एक काउंसिल के साथ में काम करता था, जिसमें कि 4 मेंबर होते थे। काउंसिल में 4 मेंबर होते थे गवर्नर जनरल के साथ, और इसका हेड उस वक्त वॉरेन हेस्टिंग बना हुआ था। ये मेंबर ही थे तो मेन तरीके से डिसाइड करते कि भारत में क्या होना है, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या पॉलिसी होगी। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई बंगाल में, जो कलकत्ता था वहाँ पे 1774 में। और इसमें एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करता था और 3 अदर जजेस होते थे शुरुआत में। साथ ही साथ इसमें एक प्रोविज़न किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स यानी कि नौकरी करने वाले जो लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनके प्राइवेट ट्रेड पे बैन लगा दिया गया, क्योंकि ये प्राइवेट ट्रेड ही की वजह से ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के घूसखोर कर्मचारी थे उनको जो गिफ्ट लेते थे, दलाली लेते थे, उस पर बैन लगा दी गई। अगली बात है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन इसी एक्ट से मिला था। आगे चलते हैं अगले एक्ट पे। तो अगला एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें सबसे पहली बात ये हुई कि जो कंपनी थी इसकी मोनोपोली मतलब एकाधिकार, यानी कि भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही अंग्रेजों की तरफ से यानी कि इंग्लैंड से आ सकती थी। उसके मोनोपोली को, एकाधिकार को 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि 1813 तक अगली कोई और कंपनी इंग्लैंड से भारत में ट्रेड करने के लिए नहीं आएगी सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के। दूसरी बात है, गवर्नर जनरल है उसको काउंसिल के अंदर वीटो दे दी गई, यानी कि अगर उसने किसी चीज़ में ना कह दी तो काउंसिल को वो बात माननी पड़ेगी। कोई प्रस्ताव आता है और उसमें गवर्नर जनरल ने वीटो का प्रयोग कर लिया तो गवर्नर जनरल की चलेगी, फिर बहुमत के आधार पर कुछ नहीं होगा। अगली बात है, गवर्नर जनरल को ना
यह अथॉरिटी दी गई कि वो मद्रास और बॉम्बे इन दोनों से ऊपर है, मतलब मद्रास और बॉम्बे उसके नीचे में काम करेंगे। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि कुछ लोगों का समूह था जो कि कंपनी को कंट्रोल करता था एक तरीके से। इसका जो रेवेन्यू था और उसकी जो सैलरी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे उनको जो सैलरी दी जानी थी, उनको कंपनी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रेवेन्यू मिलता था बंगाल से, मद्रास से और बॉम्बे से यानी कि इंडिया से, उससे मिलने लगा। और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को ब्रिटिश पीएम द्वारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा पद ग्रहण करवाया जाने लग गया, वो अपॉइंट किया करते थे। साथ ही साथ भारतीय जो आम लोग थे इनके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिए गए। अगली बात है, इसी एक्ट में पहली बार साइन मिलता है ड्रेन ऑफ वेल्थ का, यानी कि भारतीय धन की निकासी जो इंग्लैंड में जा रही थी अलग अलग तरीक़ों से, चाहे वो होम चार्जेस हो, चाहे पर्सनल ट्रेड हो, चाहे कंपनी का ट्रेड हो या ट्रेजरी बिल्स हो, इनके द्वारा इसके पहले लक्षण इसी में मिल जाते हैं, इसी एक्ट में। आगे चलते हैं, अगला एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट, इसको देखते हैं। अब इसमें कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपॉली थी यानी कि एकाधिकार की सिर्फ ईस्ट इंग्लैंड से एक ही कंपनी आएगी भारत में ट्रेड करने के लिए, जो कि थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया। पर सिर्फ दो अपवाद यानी कि दो एक्सेप्शन रखेगा। पहला कि वो भारत में जो चाय का व्यापार था उस पर उसका एकाधिकार बना रहेगा, साथ ही साथ चाइना के साथ जो उसका व्यापार था उस पर भी एकाधिकार बना रहेगा। अगली बात है, जो जब एकाधिकार ख़त्म कर दिया तो दूसरी जो कंपनियां थी इंग्लैंड की, उनको परमिशन मिल गई कि वो भारत में आके ट्रेड करें, और आई भी थी कई सारी कंपनियां। एक कंपनी आई थी जिसका बाद में मर्जर दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही हो गया था, क्योंकि उसको घाटा सहना पड़ा था। आगे चलते हैं, रिलीजन में क्या हो रहा है, तो इसमें जो क्रिश्चियन मिशनरी यानी कि ऐसे लोग जो धर्म का प्रचार करते थे और धर्मांतरण करवाते थे, उनको इंडिया में भेज दिया गया। वो भारत में आए, उनको परमिशन मिल गई कि यहाँ आए और लोगों को क्रिश्चियन बनाएं। कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स को नॉर्थ ईस्ट में और भारत के मेन लैंड में भी, यहाँ तक साउथ इंडिया में लोगों को क्रिश्चियन बनाया गया, हिंदू को क्रिश्चियन बनाया गया, मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाया गया, ये परमिशन मिलने के बाद। इसी के साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट थी ना, उसको एम्पावर किया गया कि वो जो लोकल पर्सन है, जो स्थानीय व्यक्ति, उन पर टैक्स बढ़ा सके, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन लागू की गई। कंपनी को टेरिटरी ऑक्यूपाई करने का यानी कि भारत में क्षेत्रों को जीतने का, अलग अलग राजाओं को हरा के उनकी राज्यों को जीतने के लिए 20 साल और दे दिए गए। साथ ही साथ यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार भी 20 साल के लिए और दे दिए गए। 1 लाख रुपए ग्रांट किए गए भारत में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, सिर्फ 1 लाख रुपए लिटरेचर और साइंस के प्रमोशन के, बेसिकली एजुकेशन के प्रमोशन के लिए दिए गए थे। और 10.5% डिविडेंड यानी कि भाग, शेयर हर एक कंपनी के होल्डर को दिए जाने थे। ये सारी खूबियाँ थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आगे चलते हैं हम लोग। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का चार्टर है, इसको देख लेते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को और सेंट्रलाइज और केंद्रीकृत कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल की पावर बढ़ गई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। अब तक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाता था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि उसकी पावर बढ़ रही है। और सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी के साथ साथ अगली बात है, जो ट्रेड की मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो चाइना और टी यानी कि वो चाय का और चाइना के साथ व्यापार में अभी भी मोनोपोली जो बरकरार थी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया, यानी कि पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली एकाधिकार था वो ख़त्म कर दिया जाता है। अगली बात है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास डिप्राइव्ड ऑफ देयर पावर ऑफ मेकिंग लॉज, यानी कि मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे पहले कानून बना सकते थे, अब उनकी यह शक्ति छीन ली गई और सारी शक्ति चली गई विलियम बेंटिक यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। आगे चलते हैं। दे कैन नाउ ओनली सजेस्ट टू
गवर्नर जनरल काउंसिल, काउंसिल को सिर्फ सजेशन दे सकते थे, यह जरूरी नहीं है कि काउंसिल उनकी बातों को माने, उनके सुझावों को माने। इंडिया को एक ब्रिटिश कॉलोनी घोषित कर दिया गया, यानी कि भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश घोषित कर दिया गया, ऑफिशियली भारत गुलाम हो गया। अब आगे चलते हैं। इट एंडेड अर्लियर टू एक्सेप्शन आल्सो, यानी कि वो जो 2 एक्सेप्शन थी चाइना के साथ ट्रेड की और टी के ट्रेड की, वो खत्म कर दी गई। एक लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया ताकि कंसोलिडेट एंड क्वांटिफाई इंडियन लॉ, जो भारतीय लॉ थे ना उनको और सुदृढ़ किया जा सके, उसकी जांच परख की जा सके और सही किया जा सके, क्योंकि इनका कंट्रोल लगातार बढ़ रहा है, तो इनको अपनी जुडिशरी को भी सही करना पड़ रहा था। आगे चलते हैं। जो सर्विसेज एंड जॉब्स थी अंडर कंपनी ओपन फॉर ऑल इंडियन, यानी कि अब पूरे भारत पे कंट्रोल हो चुका है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो जितनी भी जॉब्स थी भारत में और सर्विसेज थी उन पे एकदम खुला कंपटीशन कर दिया गया। अब सारे के सारे भारतीय लोग इस कंपटीशन में भाग लेके अधिकारी बन सकते थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत काम कर सकते थे। आगे चलते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द स्लेव्स इन इंडिया, भारत में जो दास थे उनकी जो स्थिति थी समाज में, उसको सुधार करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, उनकी जो खराब स्थिति थी उसको ख़त्म करने के लिए, सुधारने के लिए कुछ स्टेप्स यानी कि आवश्यक कार्रवाई कर सकते थे, और स्लेवरी का भी एंड एक तरीके से कर दिया जाता है, जो कि भारत में बहुत कम था। ये सब एक्ट थे जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, बहुत सारे एग्ज़ाम में इनके कहीं ना कहीं से ये पॉइंट उठ के आ जाते हैं। और मैंने एकदम शॉर्ट में आपको ये दिया है, इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं पर्सनली इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल के लिंक में, चैनल के अबाउट में जाके मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी भेजें जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको भेजें। एकदम शॉर्ट और क्रिस्प नोट है, इससे शॉर्ट में शायद ही कोई आपको ये चीज़ें बता दे। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।